बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट सर्चेज एकेडमी। स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीरीज जारी है और इससे पहले 2 लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस किया, उनकी एक्सप्लेनेशन की और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया। आप हमारे चैनल पे एमसीक्यू सीरीज की प्लेलिस्ट को विजिट करके इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स के एमसीक्यूज को। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से एमसीक्यूज बंडल ऑफ एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं पहले एमसीक्यू को। द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस 2j माइनस 2k हैविंग अ मैग्नीट्यूड 12 इज। अच्छा, यहाँ पर एक की पॉइंट आपको दे दिया गया है कि आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के अलॉन्ग हो और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपके पास है 12। ये याद रखना है स्टूडेंट्स आपने, इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, if two vectors are in same direction, then their unit vectors will be equal। ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनके यूनिट वेक्टर्स आपस में इक्वल हो। अगर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। अब देखें आपके पास यहाँ पे कितनी चीजें हैं। हम लेट कर लेते हैं कि लेट अवर ए वेक्टर विल बी आई प्लस 2j माइनस 2k। अगर हम ए की मैग्नीट्यूड निकालें तो वो क्या होगी स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। क्या आएगा वो हमारे पास, 1 प्लस 4 प्लस 4 विच इज 9 एंड दिस इज 3। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि जो वेक्टर हमने फाइंड करना है, लेट बी हमने फाइंड करना है, लेकिन बी की मैग्नीट्यूड का हमें पता है दैट इज 12। ठीक है, अब देखें हमारे पास इस फार्मूला के हिसाब से कितनी चीजें हैं। ए भी है, ए का मैग्नीट्यूड भी है, बी नहीं है, बी का मैग्नीट्यूड है, तो इट मींस हम बी निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ए की जगह क्या रख देंगे, आई प्लस 2j माइनस 2 टाइम्स के डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड की जगह 6 आ जाएगा, बी और बी मैग्नीट्यूड की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमें बी निकालना हो तो 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 12 इंटू आई प्लस 2 टाइम्स जे माइनस 2 टाइम्स के डिवाइडेड बाई 3। अगर हम 3 से कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 4 टाइम्स आई प्लस 2j माइनस 2k। अब ऑप्शंस में देखें हमारे पास ये ऑप्शन है, यस वी हैव ऑप्शन डी, सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था एमसीक्यू 1। चलते हैं 2 पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, देन ट्रायंगल इज विच वन ऑफ दिस। अच्छा स्टूडेंट्स, ट्रायंगल को चेक करने के लिए ना सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें बारी बारी। अगर उन तीनों डॉट्स में से कोई एक भी जीरो आ गया ना, तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो उनके दरमियान 90 का एंगल बनता है। इट मीन्स कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो सबसे पहले ऑप्शन आपके पास है डॉट प्रोडक्ट का। आप इनमें से ए कह लें 2i प्लस जे माइनस के को, बी कह लें 3i माइनस 2j प्लस 4k को, और सी कह लें आप i प्लस 4j माइनस 3k को। चलें ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट्स, 2i प्लस जे माइनस के डॉट 3i माइनस 2j प्लस 4k। तो इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो 2 3 जर कितना हो जाएगा, 2 3 जर 6 और i डॉट i 1 होता है। सिमिलरली प्लस 1 इंटू माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू प्लस 4 माइनस 4 आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है, 0। चलें बाकियों को भी चेक करते हैं। बी डॉट सी करते हैं। बी डॉट सी क्या होगा स्टूडेंट्स, 3i माइनस 2j प्लस 4k डॉट सी है i प्लस 4j माइनस 3k। चलें इसका डॉट लेते हैं, 3 माइनस 8 और 4 3 जर माइनस 12। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये तो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। सिमिलरली ए डॉट सी करना है, मीन्स 2i प्लस जे माइनस के डॉट आई प्लस 4j माइनस 3k। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 4 माइनस और माइनस प्लस 3, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो दो साइड्स ऐसी हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वो आपस में क्या होती है, 90 के एंगल पे होती है। तो ये ट्राइंगल इस वक्त आपके पास कौन सी फॉर्म है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे।
और साथ में ही स्टूडेंट्स अगर आप लेंथ के हिसाब से इनको चेक करना चाह रहे हैं कि ये कौन सी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो आप इनके डिस्टेंसेस भी निकाल सकते हैं। ये देखें, मैंने ए मान लिया था फर्स्ट को, बी मान लिया था सेकंड को, और सी माना था थर्ड को। तीनों के मैंने लेंथ्स निकाले हैं और तीनों की लेंथ आपस में क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो इस डिफरेंट के हिसाब से ये कौन सी ट्रायंगल बनती है, स्केलाइन ट्रायंगल भी बनती है। और आपके बुक के एंड पे इसका आंसर स्केलाइन है, तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके पास दुरुस्त हो सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस की अप्रोच से करते हैं तो ये स्केलन बनती है, लेकिन इसमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 भी है, इसलिए ये राइट भी है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल भी स्केलन ट्रायंगल हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए दुरुस्त हैं, आप स्केलन भी लगा सकते हैं, राइट भी लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, थर्ड एमसीक्यू है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसका सोल्यूशन अच्छा खासा टफ है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिएगा। गिवन टू वेक्टर्स i minus j and i plus 2j, then unit vector coplanar with two vectors then and perpendicular to the first is, आप में से ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास दुरुस्त है। कहा यह जा रहा है कि आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं और एक यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है जो कि कोप्लेनर हो इन दोनों वेक्टर्स के साथ और परपेंडिकुलर हो फर्स्ट वाले वेक्टर के साथ, यानी इसके साथ परपेंडिकुलर भी हो और इन दोनों वेक्टर्स का वो कोप्लेनर भी हो। तो ऐसा वेक्टर आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बनती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज कोप्लेनर विद गिवन वेक्टर्स। कि आप कैसे कह सकते हैं कि एक वेक्टर जो है वो कोप्लेनर हो। कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में होना। अगर मैं डायग्राम बनाऊं स्टूडेंट्स तो देखें, ये मेरे पास एक एक्स डायमेंशन है, एक मेरे पास वाई डायमेंशन है। अगर दो वेक्टर्स इसी प्लेन में हैं, ठीक है, ये देखें, तो तीसरा जो है ना वो इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, थर्ड होगा, तभी वो इसी प्लेन में हो सकता है। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है एक ही प्लेन में लाई करने वाले। तो दो वेक्टर्स का कोप्लेनर एक थर्ड वेक्टर होगा और वो दरअसल उन्हीं दो वेक्टर्स का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा जिनकी मदद से मिलकर एक थर्ड वेक्टर बनता है। तो याद रखना है कि द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर विच इज कोप्लेनर टू द गिवन वेक्टर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी को हम यूज करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे मान लेना है कि हमारे पास एक वेक्टर P है जो कि है i माइनस जे, और एक वेक्टर हमारे पास Q है जो कि है i प्लस 2j। तो एक नया वेक्टर हमने फाइंड करना है R जो कि कोप्लेनर हो इन दोनों वेक्टर्स के। इट मींस कि R जो है वो P और Q के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता हो। देन R be the vector which is coplanar to the P and Q, then R must be in the linear combination of P and Q। तो हम R कैसा सपोज करते हैं, x टाइम्स P प्लस y टाइम्स Q, ये हमारे पास R वेक्टर होगा और ये हमने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें कि ये चीज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा, अब इसको 1 कह लें। दूसरी चीज जो हमें गिवन है, कह रहा है कि वो यूनिट वेक्टर है, जो कोप्लेनर वेक्टर होगा ना वो यूनिट है। इट मींस कि R का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हमें गिवन है, because the coplanar vector is unit and this is given in statement। और तीसरी बात कि वो परपेंडिकुलर भी है फर्स्ट वाले के, यानी कि फर्स्ट हमने किसको कहा हुआ है, P के, और जो कोप्लेनर का वेक्टर है ना R, वो P के साथ परपेंडिकुलर है, मींस R डॉट P is 0। दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। तो 2 और 3 हमें गिवन है, 1 हमने इस स्टेटमेंट से बनाई है और अब हमारा टारगेट है कि हम किसी तरह से R फाइंड कर लें। चलें R की शक्ल बताएं कि किस तरह की होगी। अगर मैं R को लिखता हूं x टाइम्स पी, मीन्स p क्या है, i माइनस जे है, प्लस y q का है हमारे पास i प्लस 2 टाइम्स j है। r है स्टूडेंट्स हमारे पास, देखें अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये बनता है xi माइनस एक्स जे प्लस वाई आई प्लस 2yj। तो अगर हम r को i के हिसाब से अरेंज करें तो ये बनता है x प्लस वाई टाइम्स i और प्लस माइनस एक्स प्लस 2y टाइम्स j। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा टारगेट। किसी ना किसी तरह हमने x की और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, वो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास R बन जाएगा। ठीक है, इसको स्टेरिक कह दिया हमने। अच्छा, अब हम यूज करते हैं इस कंडीशन का कि R डॉट P हमारे पास 0 है। सो R डॉट P इज 0 मीन्स इसका बात का मतलब क्या है कि x प्लस वाई आई माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस 2y टाइम्स j
इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, p के साथ, विच इज i माइनस j, ये 0 है। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स। चलें डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई यानी i वाले कंपोनेंट को i के साथ, जो कि यहाँ पे 1 है, तो बन जाएगा x प्लस वाई। इसी तरह इसको और इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस आपके पास हो जाएंगे स्टूडेंट्स x, और माइनस के क्या बन जाएंगे 2y। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये सारी चीज किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है, क्योंकि गिवन है। देखे ना डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला है हमने, कि x प्लस वाई को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई आ गया। अब यहाँ पे -1 है, -1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स, -1 प्लस 2y से मल्टीप्लाई होगा तो -2y, और j डॉट j तो 1 होता है और इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये क्या बन रहा है, x और x कितने हो गए 2x, और y में से 2y चले गए तो माइनस का y इक्वल टू 0। यहाँ से 2x किसके इक्वल आ गया, y के, ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात हमें कही गई है कि इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। इसका मतलब ये जो r है, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो फिर मैग्नीट्यूड का स्केयर भी क्या होगा, वो भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्केयर 1 होता है। तो स्टूडेंट्स अब जैसा कि अभी हमें यहाँ पे पता था कि r अगर 1 है तो r का स्केयर भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्केयर 1 होता है। चलें इस ये जो r है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड का स्केयर से मुराद x प्लस वाई का स्केयर और माइनस एक्स प्लस 2y का स्केयर, x प्लस वाई का स्केयर और माइनस एक्स प्लस 2y का स्केयर, ये भी हमारे पास क्या होगा 1 होगा। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि हमारे पास 2x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो यहाँ पे हम y की जगह क्या रख सकते हैं, 2x रख सकते हैं। तो ये x और ये वाला 2x मिलकर क्या बन जाएगा, 3x का स्केयर बन जाएगा। समझ आ गई बात की। सिमिलरली अब हमने 2y रखना है। देखें y अगर 2x है तो 2y 4x होगा, माइनस एक्स प्लस 4x करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स प्लस 4x करेंगे तो ये भी 3x स्केयर बन जाएगा। अब 3x का स्केयर बन जाएगा आपके पास 9x का स्केयर, 9x स्केयर 18x स्केयर इज इक्वल टू 1, और x का स्केयर आपके पास बन जाएगा 1/18। 18 की अगर आप स्केयर रूट लेते हैं तो x का आंसर आपके पास आएगा। स्टूडेंट्स अब आप स्केयर रूट अगर इसका लेना तो 18 की अगर फैक्टर बनाएं तो ये बनता है आपके पास 2 9s are 3 3s are और 3 1s are 3√2, 1 divided by 3 square the root of 2। so this is the value of x। अब अगर x ये है तो फिर y क्या होगा, यहाँ पे x पुट करने 2 टाइम्स 1/3√2, तो ये आ गया जी आपके पास y विच इज 2/3√2। अब x और y दोनों आ गए, वो आपने यहाँ पे r में पुट करने हैं इस स्टेरिक इक्वेशन में, वो मैं यहाँ करने लगा हूँ स्टूडेंट्स। देखें r इज इक्वल टू x प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 1/3√2 और 2/3√2, 3 डिवाइडेड बाय 3√2 ऑफ i। सिमिलरली माइनस एक्स प्लस 2y कितना बनेगा, माइनस का 1/3√2 प्लस माइनस 1/3√2 और प्लस 2/3√2, 2 टाइम्स है ना, तो ये 4 हो जाएगा जे। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 1/√2 टाइम्स i, और ये बनेगा 4 - 1 3, 3 से कैंसिल, प्लस का 1/√2 j, तो ये बन जाएगा 1/√2 i प्लस j। सो ये है जी आपके पास r। अब आपने ढूंढना है कि ये ऑप्शन किधर है। ये ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बुक में इसका आंसर गलत है, बुक में ये वाला दिया हुआ है विच इज रॉन्ग। ये इंडियन ऑथर्स की बुक का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेट पे भी इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको वेरीफाई कर सकते। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 4 है। एमसीक्यू नंबर 4 अगेन एक एम्बिगुअस आपके पास एमसीक्यू है कि यहाँ पर ये एमसीक्यू 2 ऑप्शंस के लिए दुरुस्त वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में से जो राइट ऑप्शन होगा, दोनों ही राइट ऑप्शन है, तो जो लगा देंगे वही आंसर ठीक होगा। एनी हाउ यहाँ पे हमें गिवन है a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज a माइनस बी मैग्नीट्यूड, देन व्हाट विल बी द ट्रू आंसर। सो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, नाउ इफ वी हैव a प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू a माइनस बी मैग्नीट्यूड, अगर दो डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं देन उन डिस्टेंसेस का स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। तो अगर हम इनके दोनों तरफ से स्क्वायर ले लें तब भी ये इक्वल होंगे। अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि a मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है उसको आप सिंपल स्क्वायर में लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको आप a माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है बात स्टूडेंट्स। अब मैग्नीट्यूड खत्म होगी, फिर इसको यहाँ ले आए, a प्लस बी स्क्वेयर माइनस a माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अगर आप इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये क्या बनता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ए बी, और यहाँ पे क्या बनता है माइनस a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी।
इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2a डॉट बी और 2a डॉट बी क्या हो जाएंगे, 4a डॉट बी इक्वल्स टू 0। अब दोनों ही स्केलर हैं, ठीक है, तो 4 डिवाइड हो जाएगा इधर, तो a डॉट बी क्या आ जाएगा 0 के, और अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 हो तब भी ये रिजल्ट क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0, सो 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड 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 वेरीफाई हो सकती है। तो एनी हाउ दो ऑप्शंस के लिए जरूरी है, यहाँ स्टेटमेंट पे इनको लिखना चाहिए था कि इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर ए और बी नॉन जीरो हों तो आपके पास ये राइट ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर, उन्होंने तो नहीं लिखा, हम ही ये मान लेते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दी नॉन जीरो वेक्टर्स इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, और अगर यहाँ पर ए और बी जीरो वेक्टर्स भी हैं तो फिर भी ये कंडीशन वेरीफाई होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नॉन जीरो ही होगा क्योंकि जीरो के लिए तो ये वेरीफाई हो जाती है। तो ये था एमसीक्यू नंबर 4। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एमसीक्यू 5, जिसमें कहा गया है कि इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स मीन्स a dot b dot c and c dot a, all these three is equals to 0। नेक्स्ट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली हैं, तो a डॉट a क्या होगा आपके पास 1 होगा, ठीक है, और यूनिट वेक्टर्स भी हैं, तो दैट्स वाई आपसे कहा जा रहा है कि a यूनिट की जो लेंथ है वो आपके पास 1 है। सिमिलरली b यूनिट की जो लेंथ है वो आपके पास 1 है, और c यूनिट वेक्टर की भी लेंथ आपके पास क्या है, 1 है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने प्रूफ करना है, वैल्यू फाइंड करनी है a यूनिट प्लस b यूनिट प्लस c यूनिट की। तो हम करते क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखिएगा, हम a यूनिट प्लस b यूनिट प्लस c यूनिट इसका स्केयर लिखते हैं। इसका स्केयर अगर हम लें तो वो क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं a यूनिट प्लस b प्लस c यूनिट इंटू a यूनिट प्लस b यूनिट प्लस c यूनिट 2 टाइम्स, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये बनेगा a डॉट a यूनिट प्लस फिर इसी तरह से a यूनिट b प्लस a यूनिट c, फिर b यूनिट a, फिर b यूनिट b, फिर b यूनिट c, फिर c यूनिट a, c यूनिट b, और फिर c यूनिट c। अब स्टूडेंट्स इसमें आपके पास, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट आपस में, अच्छा ये यूनिट का साइन इसलिए आ रहा है कि इनकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ a यूनिट ये आपके पास 1, सिमिलरली b यूनिट ये 1, और c यूनिट ये 1, तो आपके पास a यूनिट प्लस b यूनिट प्लस c यूनिट का स्केयर आ जाएगा 3 के इक्वल, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब आपको तो वैल्यू चाहिए थी खाली इसकी, स्केयर रूट ले लें दोनों तरफ, तो a यूनिट प्लस b यूनिट प्लस c यूनिट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके, तो ये आपके पास √3 आ जाएगा स्टूडेंट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, √3 इज द राइट ऑप्शन, तो इसी को आप कह देंगे ये करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट को। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, कहता है इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a यूनिट इज 3, सॉरी b मैग्नीट्यूड इज 5 एंड c मैग्नीट्यूड इज 7, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। अच्छा, यहाँ से एक और एमसीक्यू जनरेट होता है, वो भी अपने पास नोट कर लें कि इफ 3 वेक्टर्स का सम अगर आपके पास 0 हो तो वो तीनों वेक्टर्स किसी ट्राइंगल की साइड्स को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा आ जाए ना और वेक्टर की फॉर्म में, तो क्लियरली a, b और c आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, ये किसी ट्राइंगल की साइड्स को प्रेजेंट करेंगे। ये एक अलग से एमसीक्यू आपका बन गया। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन है और हमने एंगल फाइंड करना है ए बी के दरमियान। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एंगल कैसे फाइंड किया जाता है। ए डॉट बी का क्या फार्मूला होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो हम एंगल निकाल सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर क्या हो, ए डॉट बी हो। तो ए डॉट बी कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन है एज
जी स्टूडेंट्स, तो हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट बना सकते हैं कि a प्लस बी को हम यहीं रहने दें और यहाँ पे इसको ले जाके नेगेटिव कर दें। अब हम दोनों तरफ अगर मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं तो ये a प्लस बी मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस सी का मैग्नीट्यूड। तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये आपके पास प्लस सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन तो एब्जॉर्ब हो जाता है। दोनों के ऊपर हमने स्केयर भी ले लिया है, ठीक है, स्केयर भी लिया है और वैसे भी इसका नेगेटिव जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, स्केयर इसलिए लिया है कि हम इसको लिख सकें, फॉर्मूला ओपन कर सकें। तो ये क्या आ जाएगा, a मैग्नीट्यूड स्केयर प्लस b मैग्नीट्यूड स्केयर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b, और ये आ जाएगा c का मैग्नीट्यूड स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है हमारे पास, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9, सो b का है 25 और 2 टाइम्स a डॉट b को फिलहाल हम यूं ही रखते हैं, बाद में इसका फार्मूला ओपन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, 25 और 9 कितने हो गए हमारे पास, 34 को हम माइनस करवा देते हैं तो 2a डॉट b इज इक्वल टू 49 माइनस 34। तो अगर आप देखें तो 2 टाइम्स यहीं पे लिखते हैं इसको, 2 टाइम्स a डॉट b इज इक्वल टू 49 में से अगर आप 34 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 5 और 115। ठीक होगी बात। अब स्टूडेंट्स a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b का फॉर्मूला होता है आपके पास a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b एंड 15। तो a का मैग्नीट्यूड खुद से क्या है स्टूडेंट्स, वो 3 है और दूसरा 5 है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और साथ आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 15। सो कॉज ऑफ थीटा का आंसर हो जाएगा 15 बाय 5 3 ज़र 15 2 ज़र 30। सो कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। अगर आपको थीटा चाहिए तो ये आ जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ 1/2, और कॉज इनवर्स 1/2 किस पे होता है, 60 डिग्री यानी कि π/3 के ऊपर। तो राइट ऑप्शन इज डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपके पास इसका आंसर। अब चलते हैं इसके 7th MCQ पे। जी स्टूडेंट्स, 7th MCQ में हमें फाइंड करनी है वैल्यू a क्रॉस b डॉट a क्रॉस c की। तो हम सबसे पहले a क्रॉस b फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड किया जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैसे प्रॉपर्टी से भी मैं करवा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे ए क्रॉस बी निकलवा रहा हूँ। ए क्रॉस बी होता है आई जे और के। ए की जगह आप लिखेंगे इसके कंपोनेंट्स 2 3 और -1, और बी की जगह लिखेंगे -1 2 और -4। एक्सपेंड कर लें रो 1 से, सो एक्सपेंशन तो आपको मैट्रिसेस में आती होगी स्टूडेंट्स, रो 1 से कर रहा हूँ। -12 और +2 आ जाएगा, ठीक है, -12 और माइनस डिटर्मिनेंट का अपना और ये -2, तो +2 हो गया। सिमिलरली -j और माइनस के 8 और माइनस के ही 1 आएंगे आपके पास। सिमिलरली +k और इसको लेफ्ट कर दें 4, और ये माइनस नहीं है स्टूडेंट्स, ये डॉट लगा हुआ, वैसे ये प्लस है, और ये प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास -10i और ये बनेगा आपके पास -9 और ये +9j और ये आ जाएगा +7 टाइम्स के। ठीक होगी बात। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने निकालना है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी कैसे निकालेंगे, आई जे और के लिखेंगे, और ए के कंपोनेंट्स हैं 2 3 और -1, और सी के हैं 1 1 और 1। चलें ए क्रॉस सी निकालते हैं। आई के साथ आ जाएंगे आपके पास 3 + 1 4, और -j के साथ आपके पास आ जाएंगे 2 और +1, और k के साथ आपके पास आ जाएंगे 2 - 3। ठीक है, तो दिस विल बी 4i -3j और -k। अब स्टूडेंट्स ये जो दो वेक्टर्स आपके पास आए हैं इनका आपने डॉट लेना है, ठीक है। सो a क्रॉस b डॉट a क्रॉस c, ये आपके पास होगा -10 इंटू 4 -40 प्लस 9 इंटू 27 3 -27 और 7 इंटू 1 -7। अब इनको स्टूडेंट्स हम ऐड कर लेते हैं, सो हमारे पास ऑप्शन बनता है -74। तो ये मेरे ख्याल से हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। MCQ नंबर 8 है हमारे पास, इफ a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज 4 एंड a डॉट b मैग्नीट्यूड इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला सिखाना चाहता हूँ कि a क्रॉस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और अगर हम a डॉट b मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को ऐड करें तो क्या आंसर बनता है हमारे पास। इसका फार्मूला अगर ओपन करते हैं तो बनता है a स्क्वायर b स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, और n यूनिट वेक्टर आता है उसका स्क्वायर 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड की वजह से वो 1 हो गया।
प्लस इसको अगर ओपन करें तो बनता है ए मैग्नीट्यूड स्केयर बी मैग्नीट्यूड स्केयर कॉज ऑफ थीटा स्केयर के साथ। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स हमारे पास ए मैग्नीट्यूड स्केयर और बी मैग्नीट्यूड स्केयर कॉमन आ रहे हैं, तो क्या रह जाएगा साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। और नेक्स्ट में ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड स्केयर बी मैग्नीट्यूड स्केयर, और ये 1 के इक्वल होता है तो राइट साइड बन जाएगी ए मैग्नीट्यूड स्केयर बी मैग्नीट्यूड स्केयर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला डेवलप हो गया कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस ए डॉट बी मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल होता है किसके, ए मैग्नीट्यूड स्केयर और बी मैग्नीट्यूड स्केयर के। अब स्टूडेंट्स आप देख लें डाटा में आपने ये फाइंड करना है और ये दोनों आपके पास हैं, तो इस फार्मूला की आप हेल्प लेंगे, इसकी लेफ्ट में आप वैल्यूज पुट करेंगे। सो हम लिख सकते हैं कि ए मैग्नीट्यूड स्केयर और बी मैग्नीट्यूड स्केयर इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्केयर, यानी कि 4 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। This is equals to 16 plus 4, which is 20. So 20 is the right option for the A magnitude scale and B magnitude scale. So this is the correct option. चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, अगर आपको कहा जाए कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन दिस इज इक्वल्स टू, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ओके, हमारे पास गिवन है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है ए डॉट बी मैग्नीट्यूड के। हम इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, ये होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, और ये होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। दोनों आपस में यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा रह जाएगा, साइन को डिवाइड कॉस को डिवाइड करवाते हैं यहाँ पे लाके, तो यहाँ 1 रह जाएगा, और साइन ओवर कॉस 10 होता है, 1 हो जाएगा। 10 is equals to 10 inverse of 1, so theta is equals to pi by 4. So your right option is the option C. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ए मैग्नीट्यूड 1 हो, बी मैग्नीट्यूड 5 हो और सी मैग्नीट्यूड आपके पास 3 हो, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ये ब्रैकेट्स हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये चीजें आपको सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दी गई हैं, आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। अच्छा, वैसे जनरली अगर हमें पता हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो कैसे लेते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वाई और जेड, और दूसरे लफ्जों में उसे लिखा जाता है एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है इस स्टेटमेंट का और उसका आंसर फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी डॉट बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। जैसे हम एक्स वाई जेड को यूं लिख सकते हैं, तो इस स्टेटमेंट को हम यूं भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जरा उसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी डॉट, जी स्टूडेंट्स बी का क्रॉस लें सी के साथ, तो क्या बनेगा बी क्रॉस सी, प्लस और माइनस माइनस बी क्रॉस ए, सिमिलरली माइनस सी क्रॉस सी, और माइनस और माइनस प्लस सी क्रॉस ए। क्रॉस प्रोडक्ट ओपन कर लिया, ए डॉट बी सॉरी ए माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी। स्टूडेंट्स बी क्रॉस ए इक्वल होता है माइनस ए क्रॉस बी के। हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते वक्त 3.4 में 3.3 में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है। तो बी क्रॉस ए इक्वल होता है माइनस ए क्रॉस बी के। अब देखें, मैं बी क्रॉस ए को लिख रहा हूँ माइनस ए क्रॉस बी, और ये माइनस पीछे है तो ये बन जाएगा प्लस ए क्रॉस बी। ठीक है, सिमिलरली माइनस सी क्रॉस सी, दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होता है, दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, लेकिन दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा -0। सिमिलरली सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए को तो हम सी क्रॉस ए ही रहने देते हैं। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा ए माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो हम अब बारी बारी डॉट लेते हैं। ए का डॉट लेंगे बी क्रॉस सी से, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। सिमिलरली ए का इसके साथ ए डॉट ए क्रॉस बी, सिमिलरली ए डॉट
सी क्रॉस ए, फिर माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर माइनस बी डॉट ए क्रॉस बी, फिर ये जो ब्रैकेट है ये हमसे वैसे ही लग गई है, इसको हम रेस कर देते हैं अभी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स फिर माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है आप, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये खूबी थी कि अगर वहां पर कोई से दो वेक्टर्स सेम हो जाएं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो जाता है। रीजन ये है कि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट बनाते हैं और डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि कोई सी दो रोज या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए ना तो वो जीरो होता है। तो यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम है तो वो जीरो होगा। अब देखें यहाँ कौन कौन सा जीरो हो रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला तो होगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, इसको ए बी सी लिख देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, देखें दो वेक्टर सेम है जीरो, दो वेक्टर सेम है जीरो, बी और बी सेम है जीरो, बी और बी सेम है जीरो, सिर्फ लास्ट वाला तीनों डिफरेंट हैं तो ये आएगा आपके पास बी सी और ए। अब बच्चों हमने एक बात पढ़ी थी कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होता है बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल होता है सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, इट मीन्स कि ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये हमने अपनी एक्सरसाइज में प्रूफ भी किया हुआ है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे बात प्रूफ हो गई कि दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके एमसीक्यूज खत्म हुए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, देन फिर हम इंशाल्लाह पॉइंट अप करते हैं लेक्चर। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वेक्टर से रिलेटेड, चलें इनको बारी बारी एक दफा पढ़ लेते हैं और आप लोग साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपके एमसीक्यू में आ सकती है। कहता है इफ ए इज अ वेक्टर देन ए यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज ए बाय ए मैग्नीट्यूड। कोई भी यूनिट वेक्टर आप निकालना चाहते हैं तो आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। कहता है इफ ए एंड बी आर दी टू वेक्टर्स और वो पैरेलल हों। अब पैरेलल वेक्टर्स की दो कंडीशन होती हैं, या तो एक वेक्टर किसी दूसरे का लैम्डा टाइम्स हो सकता है, या फिर एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में यूनिट वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं। यानी पैरेलल के लिए आपके पास कितनी कंडीशंस हैं, पहली है कि एक वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता हो। अगर ए और बी पैरेलल हों तो उनके यूनिट वेक्टर्स इक्वल होते हैं। अगर ए और बी पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और उनके कंपोनेंट्स आपके पास a1 a2 a3 और b1 b2 b3 हैं, तो आप ए बी को पैरेलल कह सकते हैं इफ देयर कंपोनेंट्स विल बी इन प्रोपोर्शन। अगर वो पैरेलल होंगे तो उनके कंपोनेंट्स के दरमियान एक प्रोपोर्शन बनेगी। ठीक है, तो a1 ओवर b1 प्लस a2 ओवर b2 और फिर a3 ओवर b3 ये किसी स्केलर मल्टीपल के इक्वल होंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स इफ ए एंड बी आर पैरेलल देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 1। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो उनके दरमियान जीरो एंगल है और जीरो एंगल वाले कॉस की वजह से वन हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट उनका वन होगा। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं पैरेलल वेक्टर्स की। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स इन दी लाई इन दी सेम प्लेन और पैरेलल लाइंस इन स्पेस मेनली मीनिंग दे आर कोलिनियर। अच्छा, जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ना वो कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास कह रहा है एवरी पेयर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स इज पैरेलल बट नॉट पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर। हमारे पास हर कोलिनियर वेक्टर जो है वो पैरेलल होते हैं लेकिन पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं होते। इससे पहले मैं यहाँ पर आपको इसी ट्रांसलेशन में बता गया था कि पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर होते हैं, ऐसा नहीं है। हर कोलिनियर वेक्टर्स आपस में पैरेलल जरूर होते हैं लेकिन पैरेलल वेक्टर्स का कोलिनियर होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे स्लिप ऑफ टंग था, इसको आप निगलेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी कुछ रीजन लिखी हुई है कि क्यों ऐसा होता है, पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर क्यों नहीं होते और कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल क्यों होते हैं। देखें, पैरेलल वेक्टर्स कैन हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स बट कोलिनियर वेक्टर्स मस्ट हैव द मैग्नीट्यूड्स दैट इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। कोलिनियर वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना स्टूडेंट्स, उसमें दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तीसरे का कम स्केलर मल्टीपल होता है। ठीक है, इस वजह से वो पैरेलल की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर होना जरूरी नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं इसको
जी स्टूडेंट्स, दो वेक्टर्स हैं अगर हमारे पास, अब परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट व्हाइल पैरेलल वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये बात याद रखनी है। लीनियर डिपेंडेंट वो होते हैं जो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और लीनियर इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिखे जा सकते। दिस मीन्स नो वेक्टर कैन बी रिटन एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। नंबर थर्ड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स दैट वन परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना है आपने कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनके दरमियान ये रिलेशनशिप होल्ड कर रहा होगा। ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑन टू द अदर इज जीरो, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए क्रॉस ए ऑन बी इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे तो उनका एक दूसरे के ऊपर कोई साया नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, कोई प्रोजेक्शन लाइन ड्रा नहीं होगी, दैट्स व्हाई उनका प्रोजेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये बड़ा अहम एमसीक्यूज है कि किसी भी डायगोनल के पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो हमेशा उसके मिड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। कहता है लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 का, कि जिसमें आपने ये बताना है कि दो साइड्स जो किसी ट्राइंगल की हैं उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो थर्ड लाइन बनती है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है और लेंथ में उसका हाफ होती है। ठीक है, अच्छा कहता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। आप किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर निकालते हैं और उस यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स आते हैं उनको डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। ठीक है, अगर आप उनका स्क्वायर और सम करते हैं तो 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी कैसे निकाल सकते हैं आप, ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड करके। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए निकाल सकते हैं डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड करके, यानी अलॉन्ग के बाद जो आ रहा है उसको आपने डिवाइड करना है। प्रोजेक्शन के बारे में मैंने डिटेल में अपने लेक्चर में डिस्कस किया कि प्रोजेक्शन होती क्या है, तो इसलिए इसको आपने लाजमी देखना है अपनी प्लेलिस्ट में विजिट करके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड ओनली फॉर द वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, व्हेयरएज द डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड इन द 2 and 3 स्पेस। सो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। 2-3 स्पेस, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल स्पेस का जिक्र है यहाँ पे, तो याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 3 डायमेंशनल के अंदर होती है, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है ना, वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह कुछ और इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है। आप ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है, ये नेगेटिव के साथ एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, कहते हैं ए क्रॉस बी इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दी बोथ वेक्टर्स। मैंने अभी जिक्र किया है कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो बनने वाले दोनों वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ मैंने डायग्राम्स ड्रा की हैं जो कि मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में आपको बताएंगी। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है, आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपने आर कैसे निकालना होता है, इसका फार्मूला स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। फार्मूला आर का होता है अप्लाइड पॉइंट माइनस अबाउट पॉइंट। दो पॉइंट्स होते हैं फोर्स के, एक फोर्स जिस पॉइंट से लग रही है, एक फोर्स जिस पॉइंट पे लग रही है। तो जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रही होती है वहां से लेकर जिस पॉइंट से अप्लाई हो रही होती है वहां तक के डिस्टेंस को हम आर मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो अबाउट दी फोर्स है और बी जो है वो अप्लाई दी फोर्स है। ठीक है, तो ए बी हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, बी माइनस ए करके, तो अप्लाइड माइनस अबाउट करके। तो ये अप्लाइड और अबाउट के वर्ड का बहुत आपने ख्याल रखना है स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1/2 ऑफ द A cross B magnitude, यानी कि half of the area of parallelogram is the area of triangle. Similarly, scalar triple product की अगर बात करें तो scalar triple product is denoted by this statement, this, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये है वो प्रॉपर्टी जिसके तहत अभी हमने आखिरी एमसीक्यू सॉल्व किया है कि ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं नोन एज साइक्लिक परमुटेशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी इज नोन एज दी साइक्लिक परमुटेशन ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये बेसिक बातें आनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0 इफ। अब देखें किसी भी 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कब कब हो सकता है, ये भी अभी हमने थर्ड लास्ट एमसीक्यू में यूज की है बात, कि जब दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हों, यानी लीनियर डिपेंडेंट हों, एक दूसरे के डिपेंडेंट में हो रहे हों। ठीक है, या 3 वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर हों, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हों, तब भी उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। बल्कि ये तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी यूज करते हैं कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 प्रूफ कर देते हैं आप। नेक्स्ट है वन ऑफ देम इज इंटायरली 0 वेक्टर। अगर दो वेक्टर सेम हो तब 0, कोप्लेनर हो तब 0, और एक वेक्टर पूरे का पूरा 0 हो जाए तब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो सकता है। और इसके लिए स्टूडेंट्स आपने लाजमी देखनी है एग्जांपल पेज नंबर 114 नेशनल बुक फाउंडेशन फर्स्ट ईयर मैथ की बुक की। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब 2-3 हमारे और रह गए हैं, देन इसके बाद ये लेक्चर वाइंड अप होगा। जी स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप से। वेल, पैरेललोपाइप एक 3 डायमेंशनल फिगर है और 3 डायमेंशनल फिगर का हमेशा वॉल्यूम निकाला जाता है। 2 डायमेंशनल का हम एरिया निकालते हैं, 3 डायमेंशनल में 3 साइड्स आ जाती हैं, तो वहां पे वॉल्यूम निकाला जाता है। तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज बेसिकली द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें तो वो किसी पैरेललोपाइप का वॉल्यूम प्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज 1/6 ऑफ द A डॉट B क्रॉस C। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और की नोट में मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे कि इफ देर इज अ नेगेटिव साइन विद द वॉल्यूम देन इग्नोर इट। वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, डिस्टेंस, ये वेट हो गया, टाइम हो गया, ये पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर इनके साथ नेगेटिव आ भी रहा है मैथमेटिकल प्रोसीजर में तो आपको उसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम के आंसर में कभी नेगेटिव आ रहा हो तो बुक में भी माशाल्लाह से उन्होंने नेगेटिव लिखा हुआ है, तो नेगेटिव वॉल्यूम नहीं हो सकता कभी भी, नेगेटिव वॉल्यूम को आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपने इग्नोर करना है उस नेगेटिव साइन को। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आपका लेक्चर नंबर 3 एमसीक्यू सीरीज का, जिसमें हमने चैप्टर 3 के एमसीक्यूज को डील किया और वादे के मुताबिक चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज को भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज के साथ। अपनी तैयारी को बेस्ट रखिए और मैक्सिमम तैयारी कीजिए, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पढ़िए, और बाकी रिजल्ट्स को आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेस्ट सीरीज को लाजमी ज्वाइन रखिएगा और टेस्ट सीरीज जारी है, किसी भी सूरत आप टेस्ट सीरीज को ना छोड़ें। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।